सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग दिन है। शो का बेसिक प्रीमाइस है सिर्फ स्टॉक्स। हमने इससे पिछले शो में पूरे मार्केट को मैप करने की कोशिश करी थी। इस शो में प्योरली स्टॉक्स पे करेंगे फोकस। क्या क्या रडार पे रखा जा सकता है आज, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। क्यूज थोड़े से बिगड़े हुए हैं क्योंकि ग्लोब बेकाबू हो रहा है। 11वां दिन हो गया है। वो जब यूएस ईरान का वॉर एस्केलेट हुआ तो लगा था चलो ऐसा ही हुआ है, ठंडा पड़ जाएगा। अब मामला बढ़ते ही चले जा रहा है। 11वां दिन हो चुका है और अब तो ना सिर्फ वो कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज की आवाजाही दिक्कत आ रही है, अब वो रेड सी से भी मामला गड़बड़ा रहा है। कल को जहाज पलटे, इस तरह के अपडेट्स आए। तो इसीलिए हमारे लिए इन सब के बीच में क्या हो रहा है मामला, $92 पे क्रूड आ गया, कल 89 पे छोड़ा था। अब वो इंचअप कर रहा है अच्छा खासा। क्रूड का इंचअप होना मतलब यूएस में बॉन्ड यील्ड, यूएस की डॉलर इंडेक्स बढ़ना, उभरते बाजारों के लिए और कंसर्न्स बढ़ना। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सा है। हमारे डोमेस्टिक क्यूज बुरे नहीं थे, लेकिन क्या करें, ग्लोब का तड़का भी तो उसी का पार्ट है हमारे मार्केट एक्शन का। खैर, ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती स्टॉक्स कौन से जो फोकस में रखने वो समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, बताएं। गुड मॉर्निंग। और मार्केट तो आज भी देखे तो तकरीबन 65 अंकों के दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। $70 के करीब हमें क्रूड देखने की आदत हो गई थी, धीरे धीरे इंचअप हुआ 80, 85 और अब हम 90 के भी पार हो गए। तो लगातार स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ये हमारी मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी कर रहा है। एक तो क्या है, बैंकिंग, खासतौर पर प्राइवेट बैंक्स है, इनकी जो वीकनेस है ये इंडिसेस को काफ़ी नीचे खींच रही है। तो मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जहां पर नतीजों का कंफर्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर आप टू व्हीलर कंपनीज को देखें, नतीजे बढ़िया है तो मार्केट ने खुलकर रिवॉर्ड किया। एम फाइनेंस नतीजे अपडेट भी बढ़िया था, उसके बाद भी चला था, लेकिन फिर बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो फोकस वहीं पर है जहाँ पर अच्छी खबरें हैं। तो शुरुआत में एक अच्छी खबर और एक छोटे स्टॉक के साथ करूंगा। तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। टिप्स म्यूजिक यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और आज एक कंपनी के लिए बड़ा दिन है। नतीजे अनाउंस होंगे और नतीजों के साथ आप देखें तो बोर्ड की बैठक है जहां पर बोर्ड बायबैक के ऊपर भी विचार करेगा। अच्छा, खास बात ये कि कंपनी लगातार, क्योंकि कैश जनरेटिंग बिजनेस है और इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं ये देख रहा था कि पिछले 6 साल में यानी 2020 से लेके अब तक तकरीबन 3 बायबैक ये कर चुके हैं और हर बार बायबैक का जो साइज़ है ये स्लाइटली थोड़ा सा इंचअप होता है और प्रीमियम भी यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले डबल डिजिट प्रीमियम ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में टिप्स म्यूजिक ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रख दिया। बाकी आज लग रहा है कि फार्मा में हालांकि बहुत सारी खबरें और अलग अलग टाइप के तर्क हैं, काफ़ी हद तक हम इन झटकों को पचा चुके हैं। अब मार्केट पता नहीं कितनी सीरियसली लेगा इस बात को। वैसे तो फार्मा स्पेस में, क्योंकि ट्रंप का जो देर रात को ट्वीट आया जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पहले 2 साल फार्मा पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, जेनरिक फार्मा पर, लेकिन इसके बाद से 2028 के बाद से 100% एंड देयर आफ्टर 200% तक के टैरिफ यहाँ पर लग सकते हैं अगर जेनरिक फार्मा कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं। वैसे जितनी भी अगर आप बड़ी दिग्गज फार्मा कंपनीज को देखें तो मेजॉरिटी उनकी फैसिलिटीज़ यूएस में है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, थोड़ा बहुत ऑपरेशंस हैं उनके, और काफ़ी हद तक इस चीज़ की तैयारी पूरी फार्मा स्पेस ने ऑलरेडी कर रखी थी। ऐसे झटकों को पहले भी 1-2 बार हम पचा चुके हैं। अब कितना इम्पैक्ट होगा कहना मुश्किल है। ग्लेनमार्क फार्मा कल थोड़े से ऑफ आइस का एक्शन थे, इसके लिए स्टॉक को चुना है। सेंटिमेंटली नेगेटिव है, हालांकि 2 साल लंबा समय तैयारी करने के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा सिर्फ रडार पर रखेगा। अच्छा, शुरुआत तो एकदम क्यूज के साथ कर रहा हूं। पहला क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे मार्केट के लिहाज से, वो है नीचे फ्लैश हो रहा है ब्रेंट। सुबह जब आया था तब वो कल रात में बढ़ गया था, 90 के पार चला गया था। आज सुबह 91 के पार था और इस समय 92 के पार आपको ब्रेंट के भाव नजर आ रहे हैं। वो देखिए, तो हमने छोड़ा था 89.7 पे प्रिसाइसली कल 3:30 बजे। हमने मतलब इक्विटी मार्केट्स ने क्या डाइजेस्ट करा था, 89.7, 92.7 की तरफ बढ़ रहा है, तकरीबन $3 और उछाल। मैंने ओएनजीसी इन ग्रीन रखा है, सीधे सीधे अपस्ट्रीम कंपनी। क्यू भी था, बताना भी जरूरी था। और दूसरा ऑयल, कल तो ओएनजीसी ठीक था, ऑयल इंडिया कल वीक था। मैं एचओईसी के साथ जा रहा हूं। अब इनमें से कोई सी भी ईएनपी हो, कोई सी भी अपस्ट्रीम कंपनी हो, वो हरकत में आती हुई नजर आएगी। अब धीरे धीरे क्रूड काफी दिन हो रहे हैं इंचअप करता चले जा रहा है, इसीलिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, सॉरी एचओईसी, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, डायरेक्टर साहब हिंद ऑयल से दिख रहा हो आपको, ये आ गया।
ये दोनों इन ग्रीन रखें। हालांकि एचओईसी तो काफ़ी आउट, पहले तो बहुत लेगार्ड था जब ये अपस्ट्रीम फोकस में आई थी, अब ये काफ़ी इंचअप कर गया। बाकी दोनों बहुत कोर्स करेक्ट कर रहे हैं, एचओईसी तो फिर भी अपने 180 190 हाईज के पास ही बैठा हुआ है। मैं दोनों को इन ग्रीन कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि ओवरनाइट क्यूज और पिछले कुछ दिनों के संकेत में कच्चा तेल अब धीरे धीरे जो इंचअप कर रहा है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव इस समय, और ये अगर एलिवेटेड लेवल्स पर है तो फाइनेंशियली भी इन दोनों कंपनीज को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। खैर, अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक नजर रखिएगा आप, इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब नतीजे मैं देख रहा हूँ कि नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर है, खासतौर पर आप देखें तो जो इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आई है। वैसे मार्केट को ये डर लग रहा था कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस है और विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है उनकी। अब ऐसे में मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है, खासतौर पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और एबिटा मार्जिन्स को लेकर। लेकिन खास बात आप देखें ना तो मार्केट अनुमान लगा रहा था कि जो ऑक्यूपेंसीज हैं ये आपको तकरीबन 75% के आसपास देखने को मिल सकती हैं। पिछले साल ये जो आंकड़ा है वो 76% का था, लेकिन इस बार 82% की ऑक्यूपेंसीज देखने को मिली है। और अवेलेबल रेंट के लिहाज से भी देखें तो ग्रोथ ऑलमोस्ट 8 से 9% की, जो कि अगेन मार्केट के एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, बढ़िया बात यह है कि जो Q1 का मोमेंटम शुरुआत हुई है, माना जा रहा है कि Q2 में भी अच्छे नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को बरकरार रखा है। इनफैक्ट एबिटा और पैट के एस्टिमेट्स हैं, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इसको 2 से 3% तक बढ़ाया है। और जो रेवपार की ग्रोथ है जो पहले 7 से लेकर 8% की थी, इसे अब 10% के करीब कर रहे हैं। तो इंडियन होटल्स नंबर्स हर पैरामीटर्स पर और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है, इससे इन ग्रीन रख दिया। बाकी अब प्राइस एक्शन पर आ जाते हैं। कल के मार्केट में क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ज़्यादातर रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं इनमें एक सर्च देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट छोटे छोटे, जिनका नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे। और इनमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इसका चार्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कल इसके चार्ट पर स्ट्रेंथ थी, तकरीबन 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, और सुबह के जो नतीजे आए थे वो भी काफ़ी बढ़िया थे। तो रियलिटी पैक Q1 में एटलीस्ट डिलीवर कर रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से। अच्छा, इसका वीकली चार्ट, हालांकि अभी तक आपकी वीकली कैंडल पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट के कगार पर है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, अब अगला है बंधन बैंक। पहले तो नतीजे, जब नतीजों को एनालाइज कर रहा था तो ऐसा लगा मिले जुले से माइल्डली ग्रीन है, तो मैं पहले तो ग्रीन ले जाने के मूड में था। आज मैं बताऊंगा मैं क्यों ऐसा कह रहा था। उसके बाद फिर शाम को आए वो इनकी कमेंट्री जिसमें इन्होंने गाइडेंस कट करी, उसके बाद इवेंचुअली कॉल लिया बंधन रेड है आज के लिए। अब पहले नतीजे, अच्छा क्या लगा था, मुनाफे में जंप, प्रोविजंस गिर रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एनआईएम्स स्टेबल थे। खराब क्या था, टॉप लाइन मोमेंटम वीक था, मतलब इनके केस में एनआईआई केवल 6% बढ़ता हुआ नजर आया था। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बड़ा स्लो था, डिपॉजिट 6.6% ईयर ऑन ईयर बढ़े थे, और फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ती हुई नजर आई थी, उसका प्रेशर माउंट हो रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा था मिले जुले से नंबर्स थे। मेरे लिए एक और दिक्कत की बात है, रिटर्न रेशियो सीक्वेंशली आरओए आरओई दोनों कूल ऑफ हो रहे थे, पर ठीक है वो सीजनैलिटी भी होती है Q4 और Q1 के बीच में, तो नंबर्स मिले जुले से थे। पर उसके बाद अपडेट आया कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जिसमें उन्होंने थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक सामने रखा, आरओए के टारगेट्स वगैरह रिविजिट करे। मैनेजमेंट कह रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट्स जो है पहले हमने 1.6 से 1.8% गाइड किया था, अब हम उसे रिड्यूस करके 1% से 1.4% पे ला रहे हैं। और एनआईएम्स जो पहले एक्सपेक्टेड था, कह रहे थे मीनिंगफुली इंप्रूव करेंगे, अब वो कह रहे हैं जो करंट क्वार्टर के एनआईएम्स थे 6.2% के आसपास, हम उन्हीं के आसपास ही शायद होल्ड ऑन करते हुए नजर आएंगे। फर्दर एक्सपेंशन थोड़ा सा अनलाइकली है, पर ठीक है, चैलेंजिंग सिनेरियो है। पर मुझे लगता है नेट निचोड़ ये हो गया, मिक्स नंबर्स के साथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग कमेंट्री लाल रखते हैं। हालांकि कल का इंटरडे देखिएगा, इन ग्रीन से कल प्रीएम्प्ट करते हुए ये दिन के लोज पे जाके स्टॉक कूल ऑफ होके बंद हुआ था, तो देखते हैं आज कैसा रिएक्शन होगा। मैंने लाल रखा और क्यों रखा है वो बता दिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अच्छी कंपनी है, नंबर्स, अब नंबर्स ऐसे हैं कि कलर शेड देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि नीला तो था नहीं, तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा था आधा हरा आधा लाल कर लो, उसके लिए मना कर दिया इन लोगों ने, तो मैंने लाल रख दिया है। आय 18% बढ़ी,
पर उसके सामने मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए 160 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, 47.5 से 46.6 पे आए, तो 90 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन और मुनाफा 8-9% गिरता हुआ। हालांकि जहां तक लंबे अवधि की गाइडेंस है FY27 की और FY28 की, वो EBITDA वो गाइडेंस मेंटेन करिए जो पहले का ही थी। अब JSW इंफ्रा को ऐसे भी देख सकते हो आप कि फुजरिया लिक्विड टर्मिनल इनका वहां मिडिल ईस्ट में है, उसका ड्रैग भी था, उसके ड्रैग के बावजूद होल्ड ऑन कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स को, इसलिए कलर शेड देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा, माइल्ड रेड हो सकता था या माइल्ड ग्रीन हो सकता था। क्या रखते हो अपन लॉजिकली? ब्लू रखना शुरू कर देते हैं। मैं तो ब्लू है ये मेरे लिए, आप लोग अपना अपना देखिए। ये तो इंपॉर्टेंट नंबर था, बताना जरूरी था, लेकिन आपने डिलीवर करके दिया। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, लेकिन आपके लिए मैक्रो चैलेंजिंग थे आपके फुजरिया टर्मिनल के, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नंबर कलर शीट देना। मैं कभी माइल्ड रेड कभी माइल्ड ग्रीन दोनों टिल्ट पे जा रहा था, इवेंचुअली बाजार का मूड वूड देख के थोड़ा सा लाल कर दिया, क्योंकि फिर वो मिडिल ईस्ट का सरदर्द बढ़ रहा है। खैर अगले दो स्टॉक में टाइटन है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। और ये स्टॉक ऐसा ना कि आप इसे अपनी फोकस लिस्ट में सिर्फ मुश्किल वक्त पर ही ऐड कर सकते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, टाइटन आपके हाथ नहीं आता। थोड़े समय पहले, हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आप ज्वेलरी खरीदने से थोड़ा सा परहेज करिए। सभी ज्वेलरी स्टॉक्स का ऐसा हाल बेहाल हो गया था कि पता नहीं कि अब ज्वेलरी कभी बिक पाएगी कि नहीं। उन स्तरों से लेके अब तक टाइटन का प्राइस एक्शन देखिए, क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। Q1 के अपडेट्स बहुत बढ़िया, Q1 के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ये भी बढ़िया, Q4 में भी जो ग्रोथ आई थी ये भी बड़ी जबरदस्त थी। तो ज्वेलरी भारत में आप देखें ना तो एक अलग टाइप का सेंटिमेंट है और इसमें स्लो डाउन मुश्किल है आना। और टाइटन कल के सत्र में आप देखें, हालांकि सिर्फ 1% का इंचअप हुआ है, लेकिन खास बात है कि ऑल टाइम हाई की बेस्ट क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई और दिन के उच्चतम स्तर पर एकदम डे हाई के करीब ही यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। नो डाउट आज मार्केट का मूड माहौल इतना सपोर्टिव नहीं है, 65 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो स्टॉक को मीडियम टर्म के लिए अपनी लिस्ट में शामिल करिए। इन ग्रीन रख रहा हूँ। अगला स्टॉक है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। और खास बात यह कि अगर आप एनबीएफसीज के नंबर्स देखें पिछले 3 क्वार्टर से, ये जो माइक्रो फाइनेंस है जिसमें बहुत लंबे समय से कलेक्शन एफिशिएंसीज ड्रॉप हो रही थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी, बहुत सारी कंपनीज थी, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा, अब इसमें आप देखें तो सिचुएशन काफ़ी हद तक ईज आउट हो गई है और ये जो स्ट्रेस की साइकिल थी अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो गई है और पिछले 3 क्वार्टर से बढ़िया रिकवरी के ट्रेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं। और एनबीएफसीज के नंबर्स आप देखें तो बेटर क्लैरिटी दिखा रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण शायद इसका Q1 का अपडेट भी बढ़िया था, टेक्निकल तौर पर भी ठीक ठाक है। स्टॉक 2-2.25% की तेजी कल देखने को मिली थी, तो स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। अब आइए ऑरबिंदो फार्मा, इनकी 2 रीजंस। एक तो इनकी होली ओन सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अप्रूवल मिला है अनवीसा से। अनवीसा बेसिकली जैसे यूएस एफडीए यूएस का रेगुलेटर है, ये ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये क्लियरेंस मिला है उनके बायोलॉजिकल एपीआईज और स्टेराइल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए, 4 बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स की खबर अच्छी है। दूसरा, अब वो टैरिफ का नाम सुन के डर तो लगता है, अब आ गई फार्मा जेनरिक्स पे टैरिफ, ट्रंप साहब की 2 साल के बाद 100%, उसके बाद चौथे साल बढ़ा के 200%। पर लॉजिकली मुझे लगता है कि एक एटलीस्ट दोनों तरफ के पक्ष हैं, खराबी है टैरिफ इवेंचुअली, लेकिन दूसरी तरफ ये समझिए कि आपके पास 2 साल की क्लैरिटी है कि कोई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप साहब के अंदर टैरिफ नहीं लगा रहा आप पे। इस बीच आपके पास समय होगा लोकल यूएस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का, अपने लिए जेवीज वगैरह स्टिच करने का। उसके बाद देखते समीकरण बैठे कैसे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 साल बाद तो ट्रंप साहब प्रेसिडेंट होंगे ही नहीं और इसके बाद वापस री इलेक्ट होकर आना नहीं है, दूसरा कार्यकाल है, इसके बाद कहानी खत्म है और हम मिड टर्म पे खड़े ही हुए हैं इनके। तो बेसिकली ये कह के जा रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में नहीं होगा, मेरे बाद वालों पे होने लगेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्लैरिटी और थोड़ा सा डर। ऑरबिंदो फार्मा का एक्सपोजर बहुत है, 40-50% कुल रेवेन्यू का यूएस से आता है, तो अब थोड़ा सा हो सकता है नीजर मूड बिगड़े, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है या कैसे देखना चाहिए, ग्रैन्युल्स इंडिया के मैनेजमेंट से आज बातचीत करूंगा। मैं तो पहले उस स्टॉक को भी ग्रीन कर रहा था क्योंकि उसका तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर, लेंगे इसको स्टॉक को टीम में नहीं रख रहा हूं। डायरेक्टर साहब बोला कहा मैंने। अगला स्टॉक जो है, मैंने कहा था यूएस के रिजल्ट्स आज सुबह दिखाए थे मैंने इवेंट्स कैलेंडर में, तो कई सारी इसलिए दिखाए थे कि इंडियन आर्म्स का अपडेट आ रहा होगा।
एक उनमें से था फिलिप मॉरिस, जो शायद इंडिया बिजनेस की बात करता तो गॉडफ्रे फिलिप्स रेडार पे आता, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है जीई वर्नोवा टीएनडी को रखिए स्क्रीन पे, क्योंकि जीई वर्नोवा के रिजल्ट्स भी आने हैं यूएस में आज। और पिछली बार पावर डिमांड बढ़ने की बात, उसको कैपिटलाइज करने की कमेंट्री वगैरह आई थी, रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स जो इस देश के उसको लेकर बुलिश थे। देखते हैं कमेंट्री किस तरह की आ रही है, वो आज शाम को पता चलेगा, तो कल अपडेट करूंगा, दोनों अपडेट दूंगा आपको अगर फिलिप मॉरिस ने भी कुछ बोला तो। लेकिन जीई वर्नोवा टीएनडी अहेड ऑफ उसके पेरेंट के नंबर्स इन ग्रीन कर दिया कल, क्योंकि अच्छा कर रहा था स्टॉक, दिन के हाइस पे जाके तकरीबन बंद करने की कोशिश कर रहा था। 6 पूरे ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले 4। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगले 2 स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, एक ही स्पेस से, दोनों के चार्ट्स पर वीकनेस आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। सोलार से जुड़े हुए जो रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स से इनमें एक बड़ा मैसिव रनअप देखने को मिला था, लेकिन अब आप देखें तो तेजी टिक नहीं पा रही है। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है प्रीमियर एनर्जीज, और इसके चार्ट पर आप देखें तो वीकनेस आपको खास नजर आएगी। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई, और टेक्निकल तौर पर आप देखें तो चार्ट्स अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल देखने को मिले। कल की खुद की कैंडल काफ़ी बड़ी थी, बड़े गिरावट है और ब्रेकडाउन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और स्लाइट रनअप के बाद आप देखें, क्योंकि बहुत बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला था, ये स्टॉक आप देखें तो ऑलमोस्ट 660 रुपये तक लुढ़क गया, फिर उसके बाद रिकवरी आई और 1150 रुपये तक गया। अब वहाँ से धीरे धीरे फिर से नीचे आ रहा है। तो ऐसे में प्रीमियर एनर्जीज ये पहला स्टॉक है, इसे इन रेड रखा हुआ है। और अगर प्रीमियर एनर्जीज में गिरावट आती है तो हर बार हम देखते हैं कि बिल्कुल कोरिलेशन है, एक ही स्पेस के 2 स्टॉक्स है लेकिन बिल्कुल साथ में चलते हैं। वारी एनर्जीज, इसका चार्ट देखा तो इसका तो और बुरा हाल है। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 हफ्तों से लगातार लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वीकनेस ट्रेंड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। आज मार्केट भी आप देखें तो गिरावट ऑलमोस्ट 60 अंकों के नीचे गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में कुछ वैसे भी स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा जिनके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है। तो वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों स्टॉक को इन रेड रख दिया। अब आइए बाकी के नतीजे। एक कंपनी है सैजिलिटी, 40-50 रुपए का स्टॉक है, पर मार्केट कैप तो 15-20 हजार करोड़ रुपए के आसपास का है। ये प्योर प्ले हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो एक्सक्लूसिवली यूएस पे फोकस करती है। तो आज फार्मा और हेल्थ केयर और उससे रिलेटेड स्टॉक्स पता नहीं बिहेव कैसे करोगे, पहला डिस्क्लेमर देख लीजिए। अब नंबर्स तो अच्छे थे, आय 27-28% बढ़ी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और FY26 में जो नए क्लाइंट्स विन हुए थे उससे कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन बढ़िया हो रहा है। EBITDA 26% बढ़ा, मार्जिन्स 23% वाले 22.3% पे आए। पर इसमें एक पेंच है, आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे क्योंकि एक्विजिशन किया था इसने और उसके अर्नआउट्स पेबल थे। तो एडजस्टेड मार्जिन दरअसल 24% पे 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ऐसी मुनाफा दिखने में 46% बढ़ के 217 करोड़ रुपए आया, एडजस्टमेंट ले जाता है उस मुनाफे को 270 करोड़ रुपए पे, तो मुनाफा भी कहीं अच्छा बढ़ता हुआ। तो सैजिलिटी के नंबर्स अच्छे हैं, बाकी देखेंगे आज बिहेव कैसे करता है। ऐसे ही साइंट DLM, पर इसके साथ नंबर्स अच्छे हैं, उसके लिए मैं ग्रीन करूंगा, पर इसका चार्ट रहिएगा 3-6 महीने का। खैर ये सारे जो है ना डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, एविएशन स्पेस डिपेंडेंट कंपनी, ये सब फाड़ के तेजी कर रही है। साइंट DLM की तेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी। अरे दिखाइए डायरेक्टर साहब, 3-6 महीने का स्टॉक, तो वो अब वो कितना भाव में क्या क्या आ गया ये नहीं पता मुझे, पर नंबर्स के लिए थम्स अप है। आय 34% का जंप, EBITDA 56% उछला, मार्जिन्स 9% वाले 10.5% पे आए, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 7-7.5 करोड़ का बढ़ के 16.25 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ। दूसरी बात, Q4 नहीं है ये, Q1 में फ्रेश ऑर्डर इनटेक 552 करोड़ का, इनकी ऑर्डर बुक पहुंच गई है तकरीबन 2600 करोड़ रुपए, जो अब तक की ऑल टाइम हाई पे। तो टिकमार्क हर पैरामीटर पे है, बारिंग ऑलरेडी स्टॉक की तेजी, तो इसलिए वॉच पे रखना ज्यादा बेहतर है। और बाकी तो आपका एडवाइजर आपको बढ़िया एडवाइस करेगा ही।
लास्ट 2 स्टॉक वैसे आपको लास्ट 2 बताता हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि साइन डीएलएम का चार्ट देखो, तो क्विकली मैंने खोल के देखा, मार्च में 260 रुपए पर था ये स्टॉक, अभी कितना हो गया? और अभी इसका भाव चल रहा है 622। 623। 130% से ज्यादा के बड़े मूव्स हैं। क्या एक तरफा रनअप स्टॉक में देखने को मिला, बहुत जबरदस्त मूव आया है। चार्ट सच में देखने लायक है। आखिरी के 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में, लॉयड मेटल्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा, और लॉयड ग्रुप के बाकी के सारे स्टॉक्स भी आप देखें तो कुछ खास एक्शन दिखा रहे हैं। लॉयड मेटल्स में बढ़िया बात है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड तेजी है। थोड़े दिन पहले भी इसके पैटर्न की चर्चा की थी कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा, बिल्कुल हो चुका है। कल 1.5% के मूव के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। फोकस रखेगा यहाँ पर। और आखिरी स्टॉक है और कैनरा रोबेको एएमसी, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। हालांकि कल एसबीआई फंड्स की भी बड़ी सुस्त लिस्टिंग हुई है। हालांकि इसके नंबर्स में देख रहा हूँ ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखें तो एबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, एबिटा में ग्रोथ है, और मुनाफे का आंकड़ा भी बढ़िया लग रहा है। अब खास बात अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर इनकी टोटल इनकम में 40% का इजाफा है, और मुनाफे में देखें तो 83% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। 41 करोड़ से 76 करोड़ का आंकड़ा है। तो कैनरा रोबेको एएमसी स्टॉक को सिर्फ फोकस लिस्ट में ऐड करना है, इन ग्रीन रखा है। लास्ट 2 में एक आई है अनंत राज। इसने कल शाम को बोर्ड मीट में स्ट्रैटेजिक डीमर्जर को अप्रूवल दिया है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। डीमर्जर आमतौर पे धारणा होती है कि 2 अलग कंपनी अपने अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही होंगी, वैल्यू अनलॉक हो रही होगी। इस लॉजिक से ग्रीन रख रहा हूं, बाकी देखते हैं बिहेव कैसे करेगा। क्या कर रहे हैं ये? 2 फोकस्ड इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनीज क्रिएट करेंगे। कंपनी ए होगी अनंत राज, जो नाम दिख रहा है आपको। इसके अंदर इनका रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का धंधा रहेगा, जिसके लिए जानी जाती थी। कंपनी बी होगी अशोक क्लाउड नाम से। यह होगी नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज, एआई वर्कलोड वगैरह उसकी कंपनी। तो एक अलग डीमर्ज एंटिटी प्योर प्ले एआई के लिए, उस डेटा सेंटर प्ले के लिए टूल देने के लिए अलग होती हुई। तो ठीक है, लॉजिक है, लेकिन देखते हैं स्टॉक बिहेव कैसे करेगा। अच्छी खबर है। टीवीएस होल्डिंग्स को लास्ट में जाते जाते इन ग्रीन रखा है। हालांकि टीवीएस होल्डिंग अपन ने कुछ दिन पहले चर्चा करी थी और अच्छी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। इसने जब एक वार्थना फाइनेंस नाम की इसके स्टेप डाउन सब्सिडरी ने अक्वायर करी थी वार्थना फाइनेंस, तब ये स्टॉक अच्छा कर गया था। खैर, नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे हैं। आय 34% बढ़ी, इबिटा 39% बढ़ा, मार्जिन्स 15.8 वाले 16.3, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट वो भी इंप्रूव हुए, और मुनाफा 74% इंप्रूव हुआ। खैर, इसके नंबर्स के पीछे तो सबसे बड़ा रीजन होता है टीवीएस मोटर कंपनी में इसकी होल्डिंग्स। तो वो फ्लैगशिप सब्सिडरी जब अच्छा करती है, टीवीएस मोटर के नंबर अच्छे आए थे, आज तो एजीएम भी है उसकी, जब उसके नंबर अच्छे आते हैं तो इनका रबॉफ भी बढ़िया ही बैठता है। पर ये सिर्फ रडार वाली कंपनी, 14-15 हज़ार रुपए का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। खबर अच्छी, नतीजा अच्छे, इसलिए इन ग्रीन रखा है। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे उस पार तो टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की टिप्स म्यूजिक के साथ। बोर्ड की मीटिंग है जहां पर नतीजे और बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक को रडार पर रखेगा। इंडियन होटल्स के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाइटन, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण टेक्निकल तौर पर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज दोनों के चार्ट्स पर ब्रेकडाउन है। लॉयड मेटल्स और कैनरा रोबेको एएमसी, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। और इसमें 10 और जोड़ दीजिए। ये स्टॉक्स में पहले तो कच्चा तेल खूब तेजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, तो ओएनजीसी, एचओईसी, बंधन नतीजे मिक्स थे और कमेंट्री थोड़ी सी गड़बड़, इसीलिए लाल करा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कलर शेड देना मुश्किल है, इस तरह के नंबर्स हैं। और बिंदु फार्मा, जी वर्नोवा, टीएनडी, सैजिलिटी, साइंट, डीएलएम, अनंतराज, टीवीएस होल्डिंग्स, या तो रिजल्ट्स हैं या इनके कोई डेवलपमेंट्स, अनाउंसमेंट्स आए थे, इसीलिए कलर शेड्स रखे हैं।